शुरू किया जाए। नमस्कार साथियों। आज प्रदीप सर का शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए, मंच संचालन के लिए। हालांकि मुझसे भी ज्यादा गुणी लोग हैं, लेकिन थैंक यू सर। अ, स्वागत है आप सबका ज्ञानोत्सव के पाक्षिक वेबिनार में। और आज का जो विषय है वो काफी ही महत्वपूर्ण है। मैं डॉक्टर अभिमन्यु हूँ और मैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज ए गेस्ट इतिहास का शिक्षण करता हूँ, और साथ ही में मैं इतिहास पे रिसर्च भी करता हूँ। अ, ब- अभी कुछ समय पहले, और ये टॉपिक क्यों ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है, एक सोहर, बिहार का एक सोहर गीत, जो कि काफी फेमस हुआ पंचायत वेब सीरीज के जरिए, उस कॉन्टेक्स्ट में, और काफी लोगों ने इसको पसंद भी किया। तो मुझे लगता है कि आज का जो विषय बिहार की मौखिक लोक गाथाएं और इतिहास के कुछ सवाल, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मुझे लगता है कि जरूरत है इस बात पे डिस्कस करने के लिए। और हम लोग भी काफी उत्सुक हैं इस पे सर को सुनने के लिए। तो इस वेबिनार के लिए मैं श्री वागीश झा सर को आमंत्रित करता हूं, और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वो अपना कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकाल के इस प्लेटफॉर्म पे आए और वो अपनी बात रखने के लिए तैयार हुए हैं। वागीश झा सर इतिहास के शोधार्थी के तौर पे जेएनयू से एमफिल किया है उन्होंने, और काफी बड़े स्कॉलर प्रोफेसर रोमिला थापर के साथ उनको काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इसके लिए अ, अ, जो कि एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और उनका स्कूली शिक्षा से लेके एक जो स्नेह है वो अब तक बरकरार है, बच्चों को सिखाना जारी है। फिलहाल वागीश झा सर दिल्ली से अंबेडकर यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं, और ब्लू बेल्स स्कूल और नई दिल्ली के इतिहास के विद्यार्थियों के साथ, मतलब कि बहुत लंबे अरसे से उनका इतिहास में शोध, इतिहास के विद्यार्थियों के साथ स्कूली शिक्षा प्लस अ, विश्वविद्यालय शिक्षा के तौर पे उनका जुड़ाव रहा है। और इस संदर्भ में आज के विषय बिहार की मौखिक लोक गाथाओं में इतिहास के सवाल पे मैं ज्ञानोत्सव की तरफ से सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं चाहता हूं कि अब हम लोग आपको बस सुने। बहुत धन्यवाद आपका और अनादि फाउंडेशन का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है आज अपनी बात को रखने का। मैं स्वभाव से बहुत संकोची व्यक्ति रहा हूँ, लेकिन जितना अद्भुत कार्य अनादि फाउंडेशन कर रही है, प्रदीप जी हमारे पुराने मित्र भी हैं, उस को मैं एक ज्ञान का यज्ञ मानता हूँ। और मुझे लगा कि मुझे इस यज्ञ में अपनी एक हवि देनी चाहिए, और इसको मैं उसी ढंग से देख रहा हूँ। जैसा कि कहा गया, मैं इतिहास का शोधार्थी हूँ, और आज भी मैं अपने आप को शोधार्थी ही मानता हूँ। अ, और बच्चों के साथ काम करता हूँ, स्कूली बच्चों के साथ मेरा काम है। उनको इतिहास कैसे पढ़ाया जाए, इस विषय पर मेरी रुचि है, और इस पर मैं कुछ काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। एज ए टीचर मुझे ऐसा लगता रहा हमेशा से कि टीचर का काम बच्चों को उत्तर देना सिखाना नहीं है कि ये प्रश्न है और इसका आप उत्तर जाने, बल्कि एक अच्छा शिक्षक वो होता है जो बच्चों को जो उत्तर दिया जा रहा है उसे प्रश्नांकित करने की दक्षता मिले। इसी दृष्टिकोण से आज के समय में इतिहास में बहुत बड़ा काम हो रहा है। इतिहास शिक्षण के लेवल पे बहुत सारा काम हो रहा है, और उस काम को समेटने की कोशिश कर रहा हूं मैं, थोड़ा अलग ढंग से, नए तरीके से। उधर आज बात नहीं करने की बात है। आज मैं आपके सामने कुछ बिहार की मौखिक लोक गाथाएं, समृद्ध परंपरा है जो उसकी, उसकी कुछ वानगी लेकर आया हूं। लोक गाथा, जैसा कि नाम से भी अ, समझ में आ रहा है कि यह एक बड़ा आख्यानात्मक स्वरूप है, एक किसी नायक के बारे में, किसी नायिका के बारे में। और यह आख्यान कई कई दिनों तक चलता है, और मौखिक है तो इसका उद्गम लोक कंठ में है।
लोक कंठ में और उस लोक कंठ में है जो जिसको पढ़ा लिखा समाज निरक्षर मानता है। उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही मजेदार विडंबना है। और जिधर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि मौखिक परंपराओं को हमने एक दोयम दर्जे का मानकर आज तक इसको आधुनिक काल में हमने इसको दोयम दर्जे का माना हमेशा। और जब इतिहास भी लिखा जाता है तो आप देखेंगे कि जब से लेखन का काम शुरू हुआ, राइटिंग जब से आती है, तब से हम ये मानते हैं कि सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है। और तब से हिस्ट्री, जब लेखनी नहीं थी, जब राइटिंग नहीं थी, उस पूरे कालखंड को प्री हिस्ट्री मान। कई लोग कहते हैं कि वो हिस्ट्री है ही, उसको हिस्ट्री मानने से इनकार कर रहे हैं, जबकि जो वाचिक परंपरा है उसकी शुरुआत लोग ऐसा मानते हैं कि 1 लाख ईसा पूर्व इसकी शुरुआत मानी जाती है। और जो लिखने की परंपरा है वह 10-12 हजार ईसा पूर्व शुरू हुआ। नियोलिथिक रिवर्स सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है, तब लिखित कार्यक्रम शुरू होता है, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे मेसोपोटामिया में हो, चाहे सुमर में हो, जहां कहीं भी हो। तो उस पूरे कालखंड को 1 लाख साल से लेकर और 12,000 साल तक के कालखंड को हम इतिहास तक मानने को तैयार नहीं है। लेकिन भारत में श्रुति परंपरा और मौखिक परंपरा का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आप और हम सब जानते हैं कि वेद भी बहुत बाद में लिखा गया, यह मौखिक एक कंठ से दूसरे कंठ तक प्रवाहित होता रहा। और ये मौखिक गाथाएं जो हैं जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, इसकी एक अद्भुत बाढ़ है बिहार में। अन्य सब जगहों पर भी है हिंदुस्तान के, मगर मैं बिहार से संबंध रखता हूं तो मैं बिहार की बात करना चाहता हूं आपसे। कि आपने और कई लोगों ने सुना होगा, मौखिक गाथाओं का अंत नहीं है। श्याम सिंह से शुरू करें, बसावन, बख्तौर, मणिनाथ, गोविंद, नटुआ, दयाल, सलहेश, लोरिक, कारिक, जय सिंह, अमर सिंह, केवल महाराज, मोती दाय, बहुत सारे छूट गए। और उन तमाम सारों का जिक्र करने का भी समय नहीं है आज हमारे पास। हमने ये सोचा, और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि अगर मैं यहाँ सभी लोग बैठे हैं, सारे विद्वान लोग बैठे हैं, इनसे मैं कुछ नाम और आपके सामने रखना चाहता हूं, जैसे हरिदास निरंजनी, सिंगाजी, धरनी दास, गरीब दास, रोहल फकीर, बखना जी, यारी साहब, पलटू दास। एक दो ऐसे नाम होंगे जो कहीं आपकी स्मृति में झंकृत होते होंगे कि सुना है कहीं ये। पर ये वो नाम हैं जिनको हम लोक साधक संत मानते हैं, जिन्होंने जो कुछ कहा। और ये कबीर को छोड़ रहा हूं अभी तत्काल, क्योंकि ये अधिक लोग जानते हैं, तुलसी को भी मैं छोड़ रहा हूं, पर ये तमाम सारे लोग ऐसे लोग हैं जो अलग अलग छोटे छोटे भौगोलिक खंड में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। और जो कुछ भी उन्होंने कहा वह आज तक लोगों के कंठ में विराजमान है, पर उनको हमने बहुत कन्वीनियंटली भुला दिया है। तो ये सारे लोग जिस तरह भुला दिए गए हैं, उसी तरह से मौखिक लोक परंपराएं जो हैं वह भी सिर्फ उन लोगों के पास बची है जिनको शब्द से परिचय नहीं है, लिखित शब्द से परिचय नहीं है, और उन लोगों के कंठ से यह चलता चला आ रहा है। आज समय कम है, और मैं 2-3 प्रसंग, छोटे छोटे प्रसंग में आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं शुरू करना चाहता हूं एक छोटे से छोटी लोक गाथा से, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। और इस लोक गाथा का नाम है श्याम सिंह। श्याम सिंह मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने सुना भी होगा आज तक, मगर डोम जाति का एक, कह लीजिए, मक्का है बिहार में। समस्तीपुर जिले में एक गांव है देवधा। उस देवधा में एक छोटा सा गहवर है, और वो श्याम सिंह का गहवर है।
श्याम सिंह डोम जाति के वो देवता हैं जिनके लिए पूरे हिंदुस्तान से, न केवल बिहार से बल्कि पूरे हिंदुस्तान से उनका जमावड़ा होता है और श्याम सिंह की पूजा होती है, और वहां पर सुअरों की बलि चढ़ाई जाती है और उसके मांस का प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण किया जाता है। मैं उस जगह को इसलिए और विशेष रूप से जानता हूँ, और ये मेरे लिए भी रेवलेशन था कि वो गांव मेरा ननिहाल है। वहां पर एक स्टेट बोरिंग हुआ करता था। बचपन में हम लोग जाते थे, नहाते थे, लौटते हुए आते थे तो उसको प्रणाम करते हुए जाते थे। श्याम सिंह बाबा का थान उसको बोलते। ये श्याम सिंह डोम के देवता हैं, यह मुझे तब तक नहीं मालूम था जब मैं इसके शोध करने के क्रम में मुझे इसका पता चला, और मुझे ये भी पता चला कि मेरे उसी गांव का एक डोम जो मेरा साथी हुआ करता था स्कूल का, वह एक डोम समाज है, उसका एक बड़ा सदस्य है, और मुझे उसके मदद की जरूरत पड़ी क्योंकि उस लोक गाथा को मैं रिकॉर्ड करना चाहता था, उस लोक गाथा को मैं विस्तार से समझना चाहता था। आज मैं उसके विस्तार में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, बस एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं आपसे कि श्याम सिंह डोम थे और बहुत बड़े पहलवान थे। और देवधा गांव में बंशीधर बाभन एक दूसरे पहलवान। बंशीधर बाभन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ब्राह्मण थे, और उन्होंने श्याम सिंह के बारे में सुना। श्याम सिंह देवधा के उस पार, करेह नदी के उस पार सिंगिया गांव के माने जाते हैं। तो इन्होंने श्याम सिंह को उन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने उसको चुनौती भेजी, और बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से जब गाथा कही जाती है तो कहते हैं कि काते काते लिखल हल हेम कुशलतिया, बीचे बीचे मर्दक धिकार। शुरू में मतलब चिट्ठी जो लिख के भेजी गई उनको, तो उसमें कुशल क्षेम भी पूछा गया, और उसके साथ साथ मर्द का धिक्कारना भी था कि मर्द, अगर मर्द के जन्मे हुए हैं तो अखाड़ा पर आओगे और हमसे हिसाब किताब करोगे। अब अगर किसी पहलवान को इस तरह का आमंत्रण मिले तो वह कैसे रुक सकता है, तो वहां से वो आए। और मैं एकदम से संक्षेप में इस बात को खाली आपके पास रखना चाहता हूं कि जब वो यहाँ आए, दो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं। वो वहां देवधा गांव के एक पोखर जो है वहां आके खड़े होते हैं और वहां ताल ठोकते हैं। उसके ताल ठोकने से चारों दिशाएं कांप उठती हैं, और उनके एक दोस्त हैं उस गांव में, उनको पता चल जाता है कि हमारा भाई आ चुका है। बाभन बंशीधर बाभन को खबर देने के लिए बंशीधर बाभन की पत्नी उस पोखर में नहाने जाती है, और यह जो आदमी है श्याम सिंह जो है, वह उसकी पत्नी की साड़ी का एक छोटा कोना काट लेते हैं। ये उनके आने की खबर है कि हम आ चुके हैं अब यहाँ। और वो पत्नी जाती हैं और वो रोती हैं और बताती हैं कि ऐसे ऐसे मेरी साड़ी का एक कोना काट लिया। कोई अपमान नहीं हुआ है, लेकिन ये अपमान है, साड़ी का कोना काट लेना। और फिर उसके बाद जो है सो पत्थर का एक बड़ा सा मंच सजता है जहां पर उन दोनों के बीच लड़ाई होती है। लड़ाई का बहुत अद्भुत और विशद वर्णन होता है, जिसमें कि तरह तरह की चीजें कही जाती हैं। पहले तो लड़ाई से पहले, चूंकि बंशीधर बाभन ने उनको बुलाया था तो उनको अपने घर निमंत्रण दिया, इसके बावजूद उन्होंने उनकी पत्नी की साड़ी काट कर अपने आने का ऐलान किया। उनको घर पर बुला करके उन्होंने भोजन कराया। उस भोजन में उन्होंने उनको सुअर का मांस दिया खाने, जो डोम का प्रिय मांस होता है, लेकिन उनको एक मेच्योर्ड सुअर का मांस दिया, और दूसरे बाकी लोग जो आए थे उनको 2 महीने के छोटे पाहुर कहते हैं उसको, उसका मांस दिया खाने। यह अपमानजनक बात मानी गई, मगर उन्होंने इस अपमान को भी बहुत प्रताप से, वह सारी चीजें चर्बी में बदल गई और सारा कुछ
बहुत ही अद्भुत और अनोखी चीज घटना होती है, और वो जो है सो उस अपमान से निकल के बाहर आते हैं देवी और देवताओं की कृपा से। उसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई होती है। लड़ाई होती है तो पत्थर का जो फर्श है वह गर्दा गर्दा उड़ जाता है। 9 दिन और 9 रात लगातार लड़ाई होती है, दोनों में से कोई हार मानने को तैयार नहीं है। और अंत में जो है सो ये बावन, बंशीधर बावन जीत जाते हैं और श्याम सिंह की हत्या करने में सफल हो जाते हैं, उनको पटक देते हैं और उनकी जान भी चली जाती है। एक गाथा में है कि उनकी जान चली जाती है, दूसरे में है कि उनको पटक दिया गया है। आप जानते हैं मौखिक लोक गाथाओं के बहुत सारे पाठ होते हैं और उन पाठों में कई कई परिवर्तन होते हैं। मैं दूसरी गाथा जब बात करूंगा तो उसमें ये परिवर्तन और मजेदार ढंग से सामने आएगी। तो हार गए तो मर गए, ऐसा ही माना जा सकता है। उसके बाद बंशीधर बावन के पुत्र बालाराम आए, और बंशीधर बावन और वो जो है सो देवी गहील की आराधना करने वाले बालाराम वो आए और उन्होंने बंशीधर बावन को पराजित किया। बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये होती है कि आप अगर इस गाथा को देखेंगे तो गहील एक देवी के रूप में सामने आती है जो बंशीधर बावन के खिलाफ खड़ी है। वो डोम जो है बालाराम डोम के तरफ है और श्याम सिंह की तरफ है, जबकि बाभन के जो देवी है वो दुर्गा है। और दुर्गा जब देखती हैं कि दुर्गा को गहील छल से बंशीधर बाभन की मृत्यु का वर मांग लेती है, और उसके बाद फिर बंशीधर बाभन ये बालाराम है वो बंशीधर बाभन को हराने के लिए जब उसको उठा के और 4 कोस ऊपर फेंक देता है और अब वो गिरेगा और मरेगा, तभी जो है सो दुर्गा माँ बहुत परेशान होती है और वो आती है और गहील से कहती है कि तुमने तो धोखे से हमको ये कर दिया, इसको बचाओ, हमारा भक्त है ये। और फिर दोनों दुर्गा और गहील मिलकर बालाराम और बंशीधर बावन के बीच कॉम्प्रोमाइज करवाती है गंगा में खड़े होकर, और दोनों के बीच दोस्ती होती है। आज भी देवधा गांव में इस बात की परंपरा है और लोग ये मानते हैं कि रात को जब रात को होता है ये कार्यक्रम, और जब वहां पर सुअर का मांस बनता है, बलि चढ़ती है उसकी, 2 सुअर चढ़ाए जाते हैं, एक निचोड़ और एक छोटा बच्चा, और उसको कील भोग करके उसको मारा जाता है। बहुत एक रिचुअलिस्टिक उसका एक कार्यक्रम है जो किसी भी गाथाओं का एक हिस्सा होता है। तो वो जो रिचुअल है, उस रिचुअल में जो प्रसाद बनता है, ऐसा मानते हैं लोग कि उस प्रसाद को आज अगर ये बात कही जाएगी तो इसका वेहेमेंट ऑपोजिशन होगा वहां के लोगों के बीच में, मगर ये कहा जाता है कि सभी जाति और सभी वर्ण के लोग उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, उसको कोई मना नहीं करता क्योंकि देवता का प्रसाद है। मैं इस बात को 7 कोस का अखाड़ा था, पत्थर का फर्श था और बाकी तमाम सारी चीजें होती हैं। बीच में गाथाओं में अद्भुत अद्भुत प्रसंग है, ये इतनी जल्दी खत्म होने की बात है नहीं। तो एक बार श्याम सिंह जब आ रहे थे रास्ते में तो उन्होंने एक जो कंसार होता है जहां पर भूंजा भूंजा जाता है, वहां उनको गांजे की तलब लगी, और वो उन्होंने 1.5 मन गांजा जो उन्होंने अपने कमर में बांध रखा था वो निकाला, लेकिन आग नहीं थी। तो आग मांगने के लिए जब वो गए तो जो कानून कहते हैं उसको, जो कानूनिया शब्द आता है, कि वो जो कंसार में गई तो जब उसने जाना कि ये डोम जाति के हैं तो उसने आग देने से मना कर दिया, और इस बात का बहुत बुरा माना उन्होंने और आग वाग लगा दी और बहुत भयंकर लड़ाई हुई वहां पर छोटे छोटे ढंग से। अगर आप इस घटना के शास्त्रीयता में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आग, 3 तरह की आग को पवित्र आग मानते हैं। एक तो चूल्हे की आग है, दूसरा यज्ञ की आग है, और तीसरा चिता की आग है। और चिता की आग का राजा डोम है, तो उस आग पर तो उसका अधिकार है पूरी तरह से, वह उसके बिना आपको वो आग मिलेगी नहीं। तो ये जो लोक से ये बात शास्त्र में आई है कि शास्त्र से ये बात लोक में गई है, ये विद्वान लोग इसको तय करें। मेरी गति और मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है। मेरा इंटरेस्ट जो है आज आपके सामने
जिस बात को रखने का है वो ये है कि अगर आप आम तौर पर देखें तो यह जो एक सामाजिक अ, विलगाव है, डोम और ब्राह्मण दोनों दो धुर हैं, समाज के परंपरा के दो धुर हैं, और ये दोनों धुर कुश्ती लड़ते हैं। कोई विलगाव नहीं है, कहीं पर कोई अनटचेबिलिटी नहीं है, कहीं कोई अस्पृश्यता नहीं है, और इसको समाज सेलिब्रेट करता है, इसको समाज ने याद रखा है। इसी क्रम में मैं आपको एक बात बताऊं कि दिल्ली में लोहड़ी होती है, जो तिला संक्रांति के एक दिन पहले होती है, 13 जनवरी। तो उस लोहड़ी में एक गीत गाया जाता है, सुंदरिये मुंदरिये तेरा क्या कहना रे, और तो तेरा कौन बेचारा रे। और एक आदमी की का जिक्र होता है, अ, वो उसका सेलिब्रेशन है, उसके नाम पर गुड़ और तिल बांटा जाता है। तो ये जो सुंदरी मुंदरी दो लड़कियां थी और वो जो गुड़ बांटा जाता है, वह जो आदमी था वह एक एक्चुअल हिस्टोरिकल कैरेक्टर है, जो अकबर के समय का एक छोटा जमींदार था। जमींदार नहीं था वो, जमींदार के खिलाफ खड़ा हुआ एक आदमी था, गांव का आदमी। वो जमींदार जो लड़कियों को उठाकर ले जाता था शादी की पहली रात, और उसने उसका विरोध किया, सुंदरी मुंदरी का, और उनकी शादी कराई, और जो कुछ पैसा था उसको लेके पूरे गांव में तिल और गुड़ बांटा गया। मैं ये सोचता हूं एक इतिहासकार के तौर पर कि कभी मैंने आज तक अकबर की कोई गाथा सुनते हुए नहीं देखी। और ये आदमी जो है, इसका बाजाबता एक मजार है वहां लाहौर के पास। सो ही वॉज अ हिस्टोरिकल कैरेक्टर, एक एक प्रॉपर व्यक्ति था वो, ऐसा नहीं था कि मिथक था। जैसे श्याम सिंह के बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि वो एक्चुअल व्यक्ति था, यह एक मिथक भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से इस पर बात होती है, वो मिथक और व्यक्ति के बीच का बीच की दूरी खत्म हो जाती है। लेकिन इतिहास अकबर को याद नहीं रखता है, इतिहास इस व्यक्ति को याद रखता है जो लोक कंठ में आज तक चला चला आ रहा है। लेकिन अगर इतिहास की किताब देखेंगे आप, तो आपको इस व्यक्ति की चर्चा कभी सुनने को नहीं मिलेगी। सिमिलरली श्याम सिंह की चर्चा मैंने तमाम सारे जगहों पर कहीं आज तक होते हुए नहीं देखी। कुछ जो कैरेक्टर्स हैं, लोक मौखिक लोक गाथाओं के कैरेक्टर हैं, उनकी चर्चा कहीं कहीं पर सुनने को मिलती है। जैसे सलहेस की चर्चा सुनने को मिल जा सकती है आपको कुछ जगहों पर, जो उनके ऐतिहासिकता को साबित करने में प्रतिबद्ध हैं, कुछ लोग वो लगे हुए हैं उसको बताने में। दूसरा हमारे यहाँ आल्हा रुदल बहुत प्रसिद्ध है। आल्हा रुदल एक ट्रांस ज्योग्राफिकल कैरेक्टर है, और उनके गीत तमाम जगह यूपी में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, अन्य 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 जगहों पर गाए जाते हैं। उसी तरह का एक और कैरेक्टर है लोरिक। लोरिक भी जो है वह केवल बिहार के नहीं है, वो बिहार और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे बेल्ट में इनकी छवि है। लेकिन श्याम सिंह, बसावन बख्तौर, गनीनाथ, गोविंद, नटुआ, दयाल, ये सभी बिहार के हैं, और इनके अलग अलग जगह इनका स्थान है। तो मैं ये सोचता हूं कि समाज उस घटना को सेलिब्रेट करता है जहां ब्राह्मण और डोम के बीच में मल्ल युद्ध होता है, और उसको याद रखता है। और याद रखिए कि कहने के लिए वह डोम का क्षेत्र है। जब मैं गया और मैंने सोचा कि शायद यह लोक गाथा डोम कंठ में मिलेगी मुझे, तो वो जो मित्र था, जो मेरा बचपन का साथी था, उसके यहाँ गया, तो वो तो राजनीति कर रहे हैं, उसके पास इस गाथा के बारे में जानने वाला कोई आदमी नहीं था। और उसके बाद मैं तमाम जगहों पर खोजते खोजते मुझे उस गांव का एक मल्लाह मिला, जो वह गीत गाता है, और थोड़े उसके अंश उसने मुझे सुनाए। फिर बेगूसराय में जाकर कुछ लोगों से मुलाकात हुई हम लोगों की, और वहां के कुछ लोगों को इस गाथा का थोड़ा बहुत अंश याद था। संपूर्ण गाथा आज तक मैं कलेक्ट नहीं कर पाया हूं, पर ये एक मेरा इम्पोर्टेंट मिशन है कि इसको पूरी गाथा को जमा करना है। हमको कहीं से मिल जाए तो अच्छा होगा, या और जो लोग हैं जो इस विषय में रुचि रखते हैं
उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आप इस गाथा को कहीं ना कहीं से निकालें। मैं क्विकली एक दूसरी गाथा पर आना चाहता हूँ। हालांकि मुझे मोनोलॉग करने में बिल्कुल मजा नहीं आता है जीवन में, मैं संवाद करने वाला आदमी हूँ। तो अ, मेरे पास कितना समय है और मुझे बताएं तो मैं उसके हिसाब से जरा अपनी बातों को, मैं थोड़ा सा डिसोरिएंट हो गया हूँ, मेरे मोबाइल से मैं ये काम कर रहा हूँ, तो अगर सर कोई आप सुन रहे 20 हो। मिनट 20 मिनट और ले सकते हैं, 10-15 मिनट। ओके, सो मैं उससे कम लेने की कोशिश करूंगा। मैं जल्दी से एक दूसरी गाथा के बारे में बात करना चाहता हूँ और फिर उसके इतिहास के कुछ प्रश्न, जो मैंने अभी एक प्रश्न आपके सामने रखा कि जिन मौखिक मौखिक लोक परंपरा जो गाथाएं, ऐतिहासिक गाथाएं लोक कंठ में बसे हुए हैं, जिसको सामान्य जन सेलिब्रेट करता है, उसको इतिहास इतिहास नहीं मानता। जो हम लिखित इतिहास है उसको हम इतिहास नहीं मानते। क्या कारण है, मैं इसके न कारण में जाना चाहता हूँ न व्याख्या में जाना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य है कुछ सवाल खड़े करना। वो सवाल खड़े करना महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि नए सवाल खड़े करने से ही नए उत्तर मिल सकते हैं, नए ज्ञान का निर्माण हो सकता है। इस सवाल को समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैं दूसरी गाथा का एक छोटा सा और महत्वपूर्ण सा अंश आपको बताना चाहता हूँ। वो गाथा है दीना भद्री की कहानी। दीना भद्री जो थे वो मुसहर जाति के नायक हैं, और अनलाइक श्याम सिंह, जो कि एक बहुत छोटे ज्योग्राफिकल एरिया में कन्फाइंड है, वो मतलब करे के इस पार और उस पार की बात है, देवधा और सिंगिया की बात है, और उससे ज्यादा उनका जो कार्य क्षेत्र है वह बहुत दूर नहीं जाता है इधर उधर। लेकिन दीना भद्री जो मुसहर के नायक हैं, उनकी गाथा बहुत एक्सपेंसिव गाथा है, बहुत बहुत एरियाज कवर करती है। और ये वो बरगद का पेड़ है मौखिक गाथाओं में, जिनमें कई सारे पात्र आपस में आकर मिलते हैं और उस गाथा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे जल्दी से अगर मैं कहूँ कि दीना भद्री जोगिया नगर के वासी थे, और अ, अ, बहुत बलवान थे, दोनों भाई थे। और कनक सिंह धामी जो है वह वहां का एक जमींदार था, और वह बेगार करवाने में उसकी रुचि थी। वह सबको पकड़ के बेगार करवाता था। और उसके आदमी आए और उन्होंने दीना भद्री को बेगार करने के लिए कहा। दीना भद्री घर में बैठे हुए थे, उसकी माँ बाहर थी। उसके जो कनक सिंह के लोग आए तो उसकी माँ को उन्होंने अपमानित किया। माँ जानती थी कि बेटे को अगर लेके जाएगा कोई तो उससे बेगार करवाएगा। उसने झूठ बोला कि मेरा बेटा नहीं है घर पर। उसकी माँ को अपमानित किया, वो माँ रोने लगी। और जब रोने लगी माँ तो बेटे का हृदय द्रवित हुआ। और फिर वहां से राइवलरी शुरू होती है। और किस तरह से कटैया खाप में वो जाते हैं, वहां पर बाघ से मुलाकात होती है। अब इस गाथा में आपको अलग अलग जगह पर चीजें होती हैं। उन चीजों से जो हमारा कैरेक्टर है उसके कैरेक्टर का जो अलग अलग जो उसके स्वरूप है उसको मजबूत करके दिखाने की कोशिश होती है। जैसे कटैया खाप में गए तो बाघ से मुलाकात हुई, तो ये दोनों भाई बाघ से लड़ने लगे और बाघ को इन्होंने चीर कर अलग कर दिया। तो उनके बल की आप कल्पना करिए कि इन दोनों भाइयों ने मिलकर बाघ को चीर कर अलग कर दिया। लेकिन मजेदार बात यह हुई कि वहां पर सलहेस, और सलहेस पहुंच गए और उन्होंने अपनी कानी उंगली काट कर उसमें से अमृत गिराकर उस बाघ को फिर से जिंदा कर दिया। अब वो बाघ फिर से इन लोगों से लड़ने लगा। और बाद में सलहेस खुद भी एक रूप लेकर, जिसको फोटरा गीदड़ गीदड़ कहते हैं, बहुत कमाल का कैरेक्टर है इस पूरी लोक गाथा में, फोटरा गीदड़, वो बनकर जो है सो दीना भद्री की हत्या कर दी जाती है। आप इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही लोक गाथा जब आगे बढ़ती है तो सलहेस उनकी मदद के लिए आते हैं। वो सलहेस को मदद के लिए बुलाते हैं। सिंहेश्वर स्थान में अघोरी
एक बाबा थे, उससे सिंहेश्वर स्थान को मुक्त कराते हैं। बाकी जगहों पर भी सलहेस की उनका आवाहन करते हैं और सलहेस आते हैं और उनको मदद करते हैं। लेकिन यहाँ आते ही शुरुआती दौर में ही दीना भद्री मर जाते। अब दीना भद्री मर गए, इनका प्रेत पूरी कहानी का नायक है। और यह प्रेत जो है वह कनक सिंह धामी आ, आ, का से बदला लेते हैं। वहां जाते हैं, उनकी बहन है, वो बहुत जादू टोना जानती है। ये सब भी इसके सभी लोक गाथाओं के बहुत इंटीमेट कैरेक्टर्स होते हैं ऐसे। और वो जादू टोना ये सब चलते हुए वो जाते हैं, लेकिन मल्ल युद्ध में वह जो है सो उनको पराजित करते हैं और कनक सिंह धामी समाप्त होते हैं। वो कुनौली बाजार से रूप चंदमा नाम का एक आदमी है, उससे उनकी मुलाकात होती है। वहां पर दीना भद्री योगमल किराती से मदद लेते हैं। ये किरात जाति नेपाल की तरफ के लोग हैं, फिर से पहाड़ के लोग हैं। और इन लोगों की वही स्थिति है जो करीब करीब अंत्यज लोगों की स्थिति होती है। फिर वहां से चलते हैं मगध के क्षेत्र में। वो हंसराज और वंशराज से उनकी लड़ाई होती है। हंसराज और वंशराज की एक इंडिपेंडेंट मौखिक गाथा है, और वहां उनकी लड़ाई होती है हंसराज वंशराज से। और फिर उसके बाद उन दोनों से मित्रता होती है, और सलहेस इस काम में उनकी मदद करते हैं। जहां मैं आना चाहता हूं वो ये है कि इनकी चर्चा, इनका भेंट इनको पता चलता है एक व्यक्ति के बारे में जो जो जिसका नाम है ताहिर मियाँ। और ताहिर मियाँ का जो सबसे बड़ा गुमाश्ता है उसका नाम है गुलाम जट। अब मैं जो आपको गाथा कह रहा हूँ, जहां से जो अंश में छोटा सा आपके सामने रख रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही है। सर यू आर म्यूट, सर यू आर म्यूट। सर अनम्यूट कर लीजिए खुद से। Yes, Okay, the sir. organizers had Now it's muted me. clear. Organizer seems to have muted me. My system tells me. So I thought that I was speaking too much, maybe. So, गुलामी जट से उसकी लड़ाई होती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि गुलामी जट मक्का मदीना के वासी, और दीना भद्री मकेश्वर नाथ के पुजारी है। और इसके लिए वो जाते हैं, दीना भद्री गुलामी जट से लड़ाई करने मक्का में, और वहां से मकेश्वर नाथ को वो रेस्क्यू कराने जाते। वहां जाके इन लड़ाई के क्रम में जो उस मल्ल युद्ध के क्रम में उनकी दोस्ती हो जाती है। गुलामी जट उनका साथी हो जाता है। और फिर गुलामी जट और ये मिलकर बाद में आए वापस। और जोरावर सिंह एक राजपूत है जिसकी जो बहुत बड़ा अत्याचारी है, और उसकी ये दोनों मिलकर हत्या करते हैं। कहानी जो यहाँ चलती है, तो जो जो इंटरेस्टिंग बात है कि मकेश्वर नाथ में जब वहां गए वो, और जब उन्होंने जोरावर सिंह को पहली बार में हराया, उसके बाद जोरावर सिंह नहीं, ये गुलामी जट को जब उन्होंने वहां हराया, तो उसके बाद वो चाहते थे कि मकेश्वर नाथ को वहां से हम लेके आए। और उस गाथा में इस बात की का जिक्र होता है कि मकेश्वर नाथ जो है वो धरती के अंदर चले गए। और फिर उसी गाथा में जिक्र होता है कि बाबा मकेश्वर नाथ मदीने के प्रेम में फंस गए। अब वो आ नहीं सकते हैं, सो अब आप लोग छोड़ दीजिए, उनकी उम्मीद छोड़ दीजिए। वो तो मकेश्वर नाथ को वहीं छोड़कर और गुलामी जट को साथ लेकर वो वापस आते हैं, और वापस आकर फिर गुलामी जट के साथ मिलकर और जोरावर सिंह की से बदला लेते हैं और उसको मृत्यु के घाट उतारते हैं।
मैं इसमें और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें होंगी कि यहाँ पर जो है सो लोक गाथा में नायक जो है, ये दीना भद्री जो है, वो अंग्रेजी अंग्रेजी भी बोलते हैं कभी कभी। तो जैसे कि मैया हम ऑर्डर लेने रहती हो तो एकरा मायर का हम सारा बना दी थी। तो ऑर्डर मांग रहा है वो आदेश नहीं मांग रहा। और तमाम तरह के भाषा पर मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, तरह तरह की भाषा है। और ये जो लोक गाथा है, इसकी विशेषता है कि इसमें मैलिएबिलिटी होती है, प्लास्टिसिटी होती है। अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से इसको अडेप्ट करते हैं। और ग्रियर्सन और बाकी और जगह पर जो गाथाएं संकलित हुई है, उनमें काफी सारा डिफरेंस भी है। उस डिफरेंस को जब लोग लिखने लगते हैं और जो उसको उसका लिपिबद्ध करने लगते हैं, तो मुझे तमाम ऐसे लोग मिले हैं और आज ऐसी पुस्तकें उपलब्ध हैं जहां उन लोगों ने कहा कि अरे गाने वाले लोग जो थे वो मूर्ख चपाट है ना, उनको समझ में नहीं आया। तो हमने उन्होंने जो बोला उसको ऑनेस्टली ऑथेंटिकली रिकॉर्ड करने की बजाय उन्होंने उसका एडिटिंग भी किया और अपने हिसाब से उसको उन्होंने बेहतर बनाने की कोशिश की। ये जो लिखित परंपरा से आने वाले लोगों का दर्प है, वो अद्भुत है। और उनको मौखिक परंपरा को समझने का जो मिनिमम ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, वो भी देखने को नहीं मिलती है। तमाम सारे, हालांकि जो लोग गाथा पर रिसर्च करने वाले लोग हैं आज, अब वो इस बात का संज्ञान लेते हैं और बहुत गंभीरता से इस पर बात करते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो मक्का और मकेश्वर नाथ का प्रसंग है, और गुलामी जट से एक बार फिर जाके इन लोगों ने लड़ाई की और वहां मकेश्वर नाथ धरती में चले गए और वो उनका मदीने से प्रेम हो गया, ये सेलिब्रेट होता है पूरे पूरे गाथा में। जहां वह प्रसंग आता है वहां इस बात का सेलिब्रेशन होता है। और हार जाने पर लोक गाथा के नायक रोने वोने भी लगते हैं कई जगह पे, और फिर स्वीकार भी कर लेते हैं, जीवन की स्वीकृति है, कोई चीज नहीं हुई तो नहीं हुई। और वहां से वो वापस लौट कर आते हैं, लेकिन फिर वहां उसका एक बदला भी लेते हैं वो आकर के यहाँ। इस पूरे प्रसंग को बहुत सारे लोगों ने आधुनिक काल में अपने अपने फ्रेमवर्क से समझने की कोशिश करने लग जाते हैं। जैसे कि प्रतिरोध की परंपरा है और तमाम सारी चीजें हैं। बट वो प्रतिरोध अगर आप खोजने चलते हैं इस तरह की लोक गाथाओं में, तो प्रतिरोध भी मिलता है। लेकिन वहीं आप महिला मुक्ति की बात इसमें नहीं खोजते हैं कहीं। और महिला, बहुत सशक्त महिलाएं हैं इसमें, उस पर मैंने बात नहीं की। बहुत सारी महिलाएं हैं, हिरिया जिरिया और बाकी सारे लोग जिनका जिक्र होता है, वो बहुत मजबूत किस्म की महिलाएं हैं। वो महिलाएं नहीं हैं जिनको आप दबा के रख लेंगे। यही जो कनक सिंह धामी की बहन है, वो बहुत जबरदस्त जादू टोने वाली है। अधिकांश महिलाएं जादू टोना जानती, उनके पास शारीरिक शक्ति नहीं है, उनके पास वो मैजिक पावर है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए मेरे मन में ये बात है कि यह जो हमने अलग अलग तरह के द्वैध बनाने की कोशिश की है और इतिहास में जिन फ्रेमवर्क्स को लेकर हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, उस फ्रेमवर्क का एक करेक्टिव मेजर है क्या जो आपको उपलब्ध है इन मौखिक लोक गाथाओं में? क्या आपको यह देखना चाहिए कि यह जो है सो अधिक नुआंस्ड सोशल रिलेशनशिप है? यहाँ जाति और धर्म का वह अलगाव नहीं है एकदम, जिसको कि हम शास्त्रीय ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। और इस मामले में मैं आज फिर से इस पर बात नहीं करूंगा, बट मैं सिर्फ जिक्र करना चाहता हूं उनके लिए उनका इसमें इंटरेस्ट होगा कि हैदराबाद के आदिलाबाद के एक्चुअली एक रविंद्र कुमार गुरु जी कहते थे उनको, वो हैं जिन्होंने इस पर कुछ अद्भुत काम किए। उनका ये कहना था कि हर एक जाति में अलग अलग वर्ण। बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मुलेशन है, आज इसका समय नहीं है हमारे पास। मगर जो इतिहास है, लिखित इतिहास और जो मौखिक इतिहास है, इन दोनों के बीच का जो एक रिलेशनशिप है, उसको हम कैसे समझे। और बहुत सारे अच्छे महत्वपूर्ण काम हुए हैं इसके ऊपर।
लेकिन उन महत्वपूर्ण कामों को इतिहास शिक्षण और इतिहास के सेंसिबिलिटीज को संपृक्त करके उसको और मजबूत बना के, उसको और नुआंस बना के, उसको और संवेदनशील बनाने की कोशिश बहुत हालिया कोशिश है। इसमें कुछ जगहों पर कुछ काम हो रहे हैं। इतिहास शिक्षण के क्षेत्र में जस्ट पासिंग रेफरेंस के एक चर्चा हो रही है। फ्रेंच फिलोसोफर है रूजन, उनकी बात ये हो रही है, वो कह रहे हैं कि हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस जो है वो जो एक इतिहास, जो एक आधिकारिक इतिहास है, और एक इतिहास है जो आदमी जीता है। वो जीता है उन परंपराओं में, वो जीता है उन रिचुअल्स में, वो जीता है उन रोजमर्रा की जिंदगी में। वह इतिहास एम्बेडेड है, वह उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा है। उन दोनों के मिश्रण को, उसको एक हिस्ट्री मेमोरी मैट्रिक्स के तौर पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, पर मैं आज ज्यादा विद्वतापूर्ण बात करने की बात थी नहीं मेरे मन में। मैं बस इन दो प्रसंगों के आधार पर आपके सामने मौखिक परंपरा की समृद्ध और एक नुआंस्ड जो समझ हमारे अपने आत्म छवि को समझने में मदद कर सकती है, उसकी तरफ आप सब लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न हो तो कोशिश करूंगा कि उसको समझ के बोल सकूं, नहीं तो बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। डिटेल से फॉर योर, इतने डिटेल में जाके आपने जो लोक कथा के बारे में मुझे लग रहा है कि बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं जो कि यूट्यूब पे बाद में इस वीडियो को, उस पूरे लेक्चर को देखेंगे, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पहली बार इस तरीके के लोक कथा सुनने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि कई लोगों के मन में कुछ सवाल भी छोड़ेंगे, जो मुझे लगता है कि बाद में यूट्यूब के जरिए लोग पूछ सकते हैं। बट अकेडमिकली देखा जाए तो इट्स अ वेल रिसर्च, और मुझे लगता है कि आपने काफी समय लगा के इसको रिसर्च किया है। पहली बार हमने लोक गाथा और जो ग्राम देवी देवता है वो प्रदीप सर के ही पिछले रिसर्च के जरिए हमने सुनने का प्रयास किया था कि किस तरीके से डीटिफिकेशन होता है, और इन कहानियों के माध्यम से ही किस तरीके से देवी देवता का स्थान प्राप्त कर लेते हैं जो लोग गाथा के जरिए जो लोग ग्रामीण देवता हैं। तो मुझे लगता है कि ये काफी एक महत्वपूर्ण शोध का विषय है, जिसको मुझे लग रहा है कि आप काफी समय से कर रहे हैं, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्दी इसके ऊपर कुछ लिखित भी आए, तो ताकि पढ़ने का मौका मिले। सर, मेरे जहन में बस एक सवाल आ रहा था कि जिस तरीके से आपने बताया कि जो प्रसाद बढ़ता है वो अक्रॉस कास्ट सब लोग खाते हैं, कोई मना नहीं करता है। एक एक ऐसे क्यूरियोसिटी के तौर पे मेरे दिमाग में आया कि जो ये लोक गाथाएं हैं, क्या ये एक तरीके से जो कास्ट जाति का जो मामला है उसको और मजबूत करता है, उसको कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास करता है? इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आप खतरनाक सवाल पूछ रहे हैं, और मैं उस लोक गाथा खतरा उठाने का काम नहीं है। मुझे याद आती है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, वो डी गोल्ड, एक मिनट, मुझे ध्यान अभी तुरंत उनका नाम निकल गया मेरे ध्यान से। तो बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने। उनका ये कहना था कि प्राइमेट्स जो हैं, प्राइमेट्स वो ह्यूमन बींग्स को डिफाइन करते हैं कि दे आर द प्राइमेट्स हु टेल स्टोरीज। और तो कहानियां कहना जो है वह हमारे हमको मनुष्य बनाता है, पहला तो ये। दूसरा, अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो युवाल नोवा हरारी ने इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश की, आगे और बढ़ाने की उन्होंने कोशिश कहा की कि कहानियों के माध्यम से हम कोऑपरेट करना सीखते हैं, और उन कहानियों में जहां कोऑपरेशन की जरूरत होती है तो कहानी को बदलते भी हैं।
जहाँ नई परिस्थिति आती है तो वहां हम उन कहानियों को बदलते हैं। ये जो मैं आपसे प्लास्टिसिटी की बात कह रहा था, स्टीफन जे गोल्ड नाम है उनका, उस इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का, जिन्होंने कहा कि ह्यूमन बीइंग्स आर प्राइमेट्स हु टेल स्टोरीज एंड दे ईट मैंगोज, सो मतलब दे ईट फ्रूट्स। तो हरारी की ये बात जो है कि कहानियां हमारे सामाजिकता का द्योतक है, और उसमें जो प्लास्टिसिटी है उस सामाजिकता को फाइन ट्यून करने का काम है। तो कई जगहों पर ये जो मकेश्वर नाथ और मक्का मदीना और इन सब का जो कार्यक्रम है, इस नए परामर्श में, जहां हिंदू मुसलमान के द्वैध को बहुत विस्तार से दिखाने की कोशिश की जा रही है, उस द्वैध को नकारने की बजाय उस द्वैध को स्वीकार करके नए ढंग से उस गाथा को भी सुनेंगे। मगर हम ये कह रहे हैं आपसे कि ये कोई समाज को, दुनिया को बदलने का ऐलान नहीं है मौखिक लोक गाथा, या सो इसलिए ये इसका कि ये जाति और इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और यही मैं बात कह रहा हूँ आपसे कि प्रतिरोध की संस्कृति और ये और वो, ये सारी बातें देखना, इसमें थोड़ा उन बातों को देखना है, जैसे अगर आपके बारे में, मेरे बारे में कोई आपसे कह दे कि मैं चंबल का एक पुराना डाकू हूं जो आजकल पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट हो गया है मेरा, तो आप मेरी आंखों में उसी डाकू की छवि को देखने की कोशिश करने लगेंगे। आई हैव गिवन यू अ फ्रेमवर्क एंड थ्रू दैट फ्रेमवर्क यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट जो आप देखना चाहते हैं। आई थिंक ये जो है ये प्रॉब्लमेटिक तरीका है। पहले तो उसको अपने आप में देखना है कि यह है क्या, किस तरह से परिवर्तन है। आई मीन डोम नहीं गा रहे और वो जो मल्लाह है वो इसको गा रहा है, उसके लिए देवी का मनावन है, वह उसको मानना चाहता है। एक और गाथा है जिसमें मीरा सुल्तान का जिक्र होता है। बहुत सारी गाथाओं में मीरा सुल्तान का जिक्र होता है। गाथाएं शुरू होती है, पूरब में सूरज को प्रणाम करता हूँ, पश्चिम में मीरा सुल्तान को प्रणाम। तमाम सारी गाथाएं हैं जिसमें इस तरह का, उत्तर में गंगा को प्रणाम करता हूँ, दक्षिण में हिमालय को प्रणाम करता हूँ। आप ज्योग्राफिकल बाउंड्री डिफाइन करते हैं। अब मीरा सुल्तान आ गए और उन्होंने उस एक गाय रखी हुई है, उस गाय को काट काट के हटा दिया। कहा कि अब बुलाओ अपने देवता को और देखो क्या करते हैं। वो देवता, मैं जल्दी से कहूँ, ये लंबा प्रसंग होता है, पर वो देवता उस गाय को, उसको कहते हैं कि तुम अपनी कानी उंगली काट कर उसका ब्लड उसके ऊपर गिराओगे तो गाय जिंदा हो जाएगी। वो गाय जिंदा हो जाती है। और अब मीरा सुल्तान खड़े होकर रोकर प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि अब देखो ठाकुर जी, आप तो हो गए नायक और मैं हो गया विलन, और कैसे होगा? तो बोले कि नहीं नहीं नहीं, आप न नायक न हम विलन, आप बहुत प्रतापी आदमी हैं, आपकी पूजा मेरे साथ होगी। हमेशा इस द्वैध को नकारते हैं, और ठाकुर जी की पूजा जहां होती है वहां मीरा सुल्तान की पूजा होती है, हरे रंग का चादर चढ़ाया जाता है। ये लोग जानते तक नहीं थे कुछ दिनों पहले तक, जब से ये हिंदू मुसलमान का कार्यक्रम शुरू हुआ, कि वो जो हरा चादर चढ़ाया जाता है वो मीरा सुल्तान है, वो मुस्लिम कैरेक्टर है जो ठाकुर जी के बगल में बैठा है और जिसको समाज दोनों एक साथ पूजा कर रहे हैं। अब आप इसमें विद्रोह खोजिए, अब आप इसमें अलगाव खोजिए, वो पता नहीं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा सवाल हम लोगों को ले लेना चाहिए। शैलेंद्र धर जी हैं जो लिखते हैं कि दैट डोम एंड फायर स्टोरी, एनी आइडिया विच टाइम फ्रेम इट रेफर्स टू? ऑल्सो द सेम कंसर्न ऑन स्टोरी अबाउट बेगारी। तो मुझे लगता है कि शैलेंद्र जी पूछना चाह रहे हैं टाइम फ्रेम के बारे में कि इन कहानियों को हम किस समय परिस्थिति के अनुसार उसके परिप्रेक्ष्य में हम ये बहुत पुराना शगल है हमारा। अब देखिए, मौखिक लोक गाथाएं आम तौर पर यही है कि हम ऐतिहासिकता और प्रामाणिकता को ढूंढने में लगते हैं। मौखिकता का जो एक आनंद है उसको कहीं छोड़ देते हैं। इतिहास का जो कार्यक्रम है हमारा, वो हम लग जाते हैं इतिहास समझने में और समझाने में। बट नेवरदलेस ये सवाल है और मैं इस सवाल का सम्मान करता हूँ, ये कहते हुए कि ये तमाम सारे जो मौखिक लोक गाथाएं हैं ये मध्यकालीन समय से हैं। आप अगर इसमें जो बहुत गंभीरता से इसका एक सोशियोलॉजिकल हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन अगर आप इसका
देखने की कोशिश करेंगे तो ये मध्यकाल की बात है। लेकिन चूंकि ऐतिहासिक जो परिप्रेक्ष्य है वो और जो जो मौखिक परंपराएं हैं वो प्लास्टिक है, वो मतलब अ, अ, बहुत सारे परिवर्तन होते चले जा रहे हैं। आप कोई एक पाठ नहीं है मौखिक परंपरा। मुझे तो लगता है कि इसलिए उस परिवर्तन का हिस्सा मध्यकाल अभी से भी, ये कहानियां जी उस जी वो परिवर्तन का परिवर्तन हिस्सा आज अभी भी भी जारी बन रही हैं जी सर, वो परिवर्तन आज भी जारी है। आज लेकिन भी। मध्यकाल से आधुनिक मतलब अर्ली मिडिवल पीरियड का इसका ओरिजिन है। पर अलग अलग, जब अलग अलग कथाओं के अलग अलग टाइम पीरियड हो सकते हैं, एंशियंट नहीं है ये। जो जो मैंने कहा, अंग्रेजी का प्रयोग भी हो रहा है। ऑर्डर लेने रहती हो दुर्गा माए, तो खत्म कर देता मैं अभी इसको। तो पर ये इससे लेकर के ये कहें कि ये 19th सेंचुरी की गाथा है, दैट विल बी रॉन्ग कंक्लूजन। बिकॉज गाने वाले लोग जो हैं वो भाषाई एडेप्टेशंस कर रहे हैं अपनी तरफ से। गाथा को अक्षुण्ण रखने का कोई आग्रह नहीं है उनके पास। मूल कैरेक्टर्स होंगे कुछ, खुटरा गीदर आएगा ही आएगा, जोरावर सिंह आएगा, गुलामी जट आएगा। कैसे आएगा उसके स्पेसिफिक्स एकदम बदल सकते। तो इसलिए इसकी ऐतिहासिकता को देखना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन मौखिक परंपराओं को इतिहास का एक इम्पोर्टेंट स्रोत माना गया है, माना जा रहा है। यह एक खुशी की बात। मुझे मालूम सर, नहीं मैं अभी उस प्रश्न का थोड़ा सा जवाब दे वक्त पा हमारे रहा पास और है, जी और हम लोग कुछ सवाल और ले सकते हैं। तेजकर सर, अच्युतानंद सर, रिपुंजय, आपको कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, सवाल तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक छोटी सी बात है कि बहुत अच्छा इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है। और अभी फिलहाल मैं भी एक ट्रांसलेशन का काम कर रहा हूँ, लोरिक का जो गाथा है उसका। कौन तो सी? लोरिक का जो हाँ मैथिली लोरी। पदी पद्म जी जी जी। का है, हाँ तो जी। उनका। और पूर्व में दीना भद्री का मैंने कलेक्शन किया था, तो छप भी गया बाद में। लेकिन आपने बहुत सही कहा है कि इसमें हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से खोजना थोड़ा सा वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। लेकिन ये जो है, क्योंकि बिल्कुल ही गांव, एक रूरल सेटअप की ये गाथाएं हैं। जी और अर्बन सेटअप का जो मेंटेलिटी है उसके तहत हम इसको नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि गांव भी अब करीब करीब टूट रही है। तो गांव में जी जो एक सहभागिता की बात थी अनेक जातियों की और धर्मों की, धर्मों में खास करके अगर सनातन धर्म कहें और मुसलमान इस्लाम कहें, जो आ रहा है, दोनों का मिलाप होता है, दोनों एक दूसरे को मान जाते हैं। और फिर को एग्जिस्टेंस की बात होती है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। आप सोसाइटी में नॉर्म्स नए बिल्डअप करते हैं और जी पीसफुली को एग्जिस्ट करते हैं। तो इसको बहुत ज्यादा इसमें हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम फ्रेम, वर्ड्स, कंटेक्स्ट, ये सब देखना थोड़ा ज्यादती हो जाएगा इन सब चीजों के साथ। बहुत अच्छा कहा आपने। जी सर, बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और सर, ऐसे ही मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक पेपर पढ़ाया था, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 7, जो कि पर्टिकुलरली मिडिवल टाइम पीरियड का पेपर है। तो उसमें एक सिलेबस में मंगल काव्याज जो बंगाल में लिखे गए उसको डाला गया है, जिसमें कुछ कुछ स्टोरी के माध्यम से हम लोग जो हिस्ट्री और उसको पढ़ने का, सोसाइटी को समझने का प्रयास करते हैं। तो उसमें उन कहानियों में एक एक कहानी है जिसमें मुगल को विलेन बना के मुगल दैत्य बोला जा रहा है। तो हमारे इन लोक गाथाओं में हम लोग देखते हैं क्या कि जो विलेनाइजेशन है वो करंट पॉलिटिकल सिस्टम से भी फाइटिंग का कुछ सेंस हमें दिख रहा है, मिडीवल हो या अंग्रेज, जिनको इन स्टोरी के बीच में लाया गया हो, इसका कुछ रेफरेंसेज हमें मिलता है। नहीं देखिए, आप फिर से वही प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं इसको कहता हूं ऐतिहासिकता का भूत। और ऐतिहासिकता का भूत जब चाहे वो पीपल के पेड़ पर चढ़ा हो या बरगद के पेड़ पर चढ़ा हो, मौखिक गाथाओं को समझने में बहुत मदद नहीं करती है। देखिए, दो दो
इतिहास में मौखिक गाथाओं का एक अलग संसार है, जिनको लोग लगातार गाते हैं और बैठ करके सुनते हैं। आख्यानात्मक इसका स्वरूप है और उसको एक कहानी है और उस कहानी में तरह तरह की घटनाएं होती है। मौखिक परंपरा इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मेरे गुरु प्रोफेसर विपिन चंद्रा ने इस काम को शुरू किया था बहुत पहले। ही वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द पायनियर्स जिन्होंने ओरल हिस्ट्री को लेके और हजारों घंटों की ओरल हिस्ट्री उन्होंने रिकॉर्ड करी। एंड ये बात समझ में आई थी कि किस तरह से ओरल हिस्ट्री एक अलग ढंग के नुआंसेस प्रस्तुत करता है। जहां पर आज पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक काम चल रहा है ओरल आर्काइव्स का, जहां पर कि पार्टीशन स्टोरीज को कलेक्ट किया जा रहा है। तो ये एक ऐतिहासिक घटना के संदर्भ में जो मौखिक स्मृतियां हैं, इसका इतिहास के तौर पर इस्तेमाल बहुत जायज और इसमें इतिहास खोजना और ढूंढना बहुत सही। मगर लोक गाथाओं में, गीतों में कब किस समय कौन उसका सो गुलामी जट जो है वह दुश्मन है बिना भद्री का, और वो गुलामी जट को पटकने के लिए, उससे बदला लेने के लिए मक्का मदीना जाते हैं और बदला लेने के क्रम में वो दोस्त हो जाता है उनका। अब देखिए आप, सो ये जो अभी बात कह रहे थे, शायद प्रदीप जी बोल रहे थे, ये जो रीअलाइनमेंट का जो प्रश्न है, ये इट्स नॉट अ परपिचुअल फाइट। ये नहीं है कि मतलब हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। ये सब झूठी बातें हैं, ये समाज में परंपरा में रही नहीं कभी। तो वहां गए, एक फाइटिंग भी है, एक विलेन भी है वो, लेकिन उससे जब लड़ाई होती है और वह देखता है कि अरे ये भी इतना ताकतवर है, हम ही नहीं अकेले हैं, और फिर उसको भी लगता है कि अरे यार ये कोई हमारा जोड़ का आदमी मिला है, तो फिर दोनों एक दूसरे का साथ देने की बात सोचते हैं। ये रीअलाइनमेंट ऑफ पावर्स है, और जो फिर वापस जा करके जोरावर सिंह की से बदला लेते हैं। सो कहानी का एक की सरसता है, तो ये है उसमें। दूसरी तरफ विलेन और रीअलाइनमेंट और अलाइनमेंट का जो काम है, ये कोई परमानेंट कार्यक्रम नहीं है। ये किसी विचारधारा से निकल के नहीं आ रही है, जहां हिंदू राष्ट्र बनाने का कोई कार्यक्रम है दिमाग में, जिसके चलते हम जो है सो जोरावर सिंह को सेलिब्रेट करेंगे और गुलामी जट को डेनिग्रेट करेंगे। ये नहीं है कार्य। और सो दो बातें मैंने आई होप आई वाज एबल टू टेल यू। एक हिस्टोरिकल इवेंट है, उस हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में जो मौखिक स्मृतियां हैं, उन स्मृतियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इतिहास को समझना। जैसे पार्टीशन एक काम है, जैसे आज के समय में इमरजेंसी एक घटना हुई थी। इमरजेंसी के बारे में जो लोग अभी जिंदा हैं उनसे बात करके बहुत बहुत महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं। दैट वाज एन एक्चुअल हिस्टोरिकल इवेंट दैट टुक प्लेस, और उसके बारे में हम मौखिक बातें ढूंढ रहे हैं, पता कर रहे हैं, तो हमको पता चलता है कि जिसको संविधान की हत्या कही जा रही है, उसी संविधान की हत्या में उनके पिताजी बाला साहब देवरस ने कहा था कि तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। सो कैसे ये राजनीति है, किस तरह से ये सारी चीजें चल रही है, यहाँ मौखिक परंपराओं का महत्व है। लेकिन मौखिक जो गाथाएं हैं, उन गाथाओं में ऐतिहासिकता ढूंढना, वो गाथाएं जो आपको अपने आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं से रिफाइन करने का मौका दे रही हैं सालों साल से, दशक सदियों से, उनमें फिर ऐतिहासिकता देखना ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। उसको नए ढंग से देखने की कोशिश हो रही है। जो मैंने आपसे कहा कि ये जो हिस्ट्री मेमोरी मैट्रिक्स है, memory is a different parameter altogether, and उसकी जो प्लास्टिसिटी है, उसका जो मेलिएबिलिटी है, उन सब चीजों को वो देश काल के हिसाब से परिवर्तित होगा। दो तरह की मौखिकताओं का मैंने जिक्र किया। मुझे लगता है सर हम लोग थोड़ा सा समय को क्रॉस कर रहे हैं, और अगर कोई और सवाल नहीं हो तो हम लोग आज के इस वार्तालाप को यहीं खत्म करने की इजाजत मांग रहे हैं। और सर काफी अच्छा लगा हम लोगों का जो एक ओवरऑल मोटो है अनादि फाउंडेशन का, कि बिहार के हर एक
पहलू पे हम लोग एक चर्चा करते हैं हर 15 दिनों पे, उसको एनरीच करने का, उसको और मजबूत करने का, उस पर और गहराई से सोचने का एक प्लेटफॉर्म आपने आज दिया है, जिसमें मुझे लगता है कि हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ही एक किताब के रूप में आपके विचार आए और हम लोगों को पढ़ने का और दूसरी कहानियां को सुनने का मौका मिले, पढ़ने का मौका मिले किसी और प्लेटफॉर्म पे या इसी प्लेटफॉर्म पे। एक और बार हम लोग आपसे अनुरोध करेंगे कि कुछ और कहानियों के साथ दोबारा एक बार अपना कीमती समय हमें दें। आई वुड बहुत लाइक टू बहुत थैंक धन्यवाद। एवरीवन। आप लोगों ने मुझे मौका दिया अपनी बात को कहने का। मैं कितना महत्वपूर्ण कह पाया नहीं कह पाया मुझे नहीं मालूम, पर अच्छा लगा, उतना काफी है। मैं आप सबका प्रार्थना धन्यवाद। करता हूं। अनादि फाउंडेशन, अच्युतानंद सर, तेजकर सर, सब लोगों का काफी काफी धन्यवाद अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू।